द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू आनंद लिमिटेड शेयर प्राइस। तो करंट शेयर प्राइस कितनी है 1800 रुपये की, और जो 6 महीने की जो फ्यूचर प्राइस है वो 1950 रुपये है। ठीक है, यानी शेयर की प्राइस ये रही, ये फ्यूचर की प्राइस है। एज्यूमिंग इट इज़ पॉसिबल टू बोरो मनी इन द मार्केट फॉर ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज एट 12% पर एनम। कह रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% पर एनम है। ठीक है, मंथली कुछ नहीं है, पर एनम है। टू कैलकुलेट द यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस फॉर अ 6 months फॉरवर्ड परचेज। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस में निकालनी है, तो चलो निकालते हैं, कमाल कर देते हैं। ये बताओ कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी कोई उससे हमें कुछ इनकम मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इनकम नहीं मिल रही है, इनकम मिल रही है, इनकम मिल रही है, इनकम नहीं मिल रही है। ठीक है, ये गया, इससे आगे बढ़ेंगे। इनकम मिल रही, इनकम नहीं मिल रही, इनकम नहीं मिल रही है। तो इंटरेस्ट रेट सिंपल है, कंटिन्यूस कंपाउंडेड है, पीरियडिकली कंपाउंडिंग है। कंटिन्यूस कंपाउंडेड तो है नहीं। ठीक है, पीरियडिकल कंपाउंडेड भी नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर एनम दे रखा है या और कुछ भी नहीं देखा। तो मतलब ये क्या है, सिंपल कंपाउंडिंग। और सिंपल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है स्पॉट वैल्यू 1 + R/T, यही होता है। तो स्पॉट वैल्यू क्या है, 1800 रुपये की स्पॉट वैल्यू है 1800, फिर 1 प्लस रेट क्या है 12% का, तो 0.12 इंटू टाइम क्या है, यानी कितने नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास, 6 महीने का फ्यूचर है, यानी 0.5 नंबर, हाफ ही नंबर ऑफ ईयर्स हो गए ना, तो 6/12 कर दिया है ना। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आई। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1908। इसकी वैल्यू कितनी आई 1908, यानी थ्योरेटिकल जो आ रही है हमारे पास थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1908। तो हमने फर्स्ट निकाल लिया 1908। अब हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा कि कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है। तो देखो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, ये हमें जो ये हमारा मेन फॉर्मूला है इससे अब पता लग जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस करेंगे तो गेन आएगा, गेन आ गया तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। तो सेलिंग प्राइस हम करेंगे किस पे, देखो हमारी जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है वो कितनी आ रही है, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आ रही है 1908 और एक्चुअल मार्केट प्राइस कितनी है 1950। तो हम क्या करेंगे, अभी इतने में बिक रही है, बाद में कम हो जाएगी, तो हम सबसे पहले बेच देंगे। इस अमाउंट पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और इस अमाउंट पे 1908 पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो ठीक है, बेच, तो यानी ये क्या सेलिंग प्राइस होगी हमारी, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस सेलिंग प्राइस हो जाएगी, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस बाइंग प्राइस हो जाएगी। इन दोनों को लेस कर दो, देखो कोई गेन आ रहा है तो 1950 की एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है, 1908 की हमारी बाइंग प्राइस है, गेन कितना है 42। तो बिल्कुल आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल है, इतना ही पता करना था हमें। बाकी आप इसको और भी मेथड से समझ सकते हो। बाकी वैसे एडिशनली मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ और किस तरीके से इसको समझ सकते हो आप लोग। देखो इक्विटी शेयर कितना 1800 रुपये का है और 1950 रुपये का। तो हमने क्या किया, हमने जो इक्विटी शेयर है उसके लिए हमने पैसे बोरो किए और इक्विटी शेयर को हमने क्या किया, बाय किया। यानी क्या किया, हमने टाइम 0 पे लॉन्ग किया और शॉर्ट किसको किया, फ्यूचर को 1950 पे शॉर्ट किया, क्योंकि इसकी जो फ्यूचर प्राइस जो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस है वो 1908 है। ठीक है, तो 1950 पे क्या करें हम, शॉर्ट कर देंगे। और ये है एक्स, क्या है, एक्स है शेयर की प्राइस, और शेयर की प्राइस और फ्यूचर की प्राइस एट द एंड क्या हो जाती है, सेम ही हो जाती है। तो फ्यूचर की प्राइस भी यहाँ पे क्या हो गई, वही एक्स के प्राइस के बराबर ही हो गई, सॉरी शेयर के प्राइस के बराबर ही हो गई, एक्स हो गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास नेट आउटफ्लो कितना होगा, देखो 1800 रुपये में खरीदा, इतने में बेच दिया। ठीक है, तो हमें घाटा हुआ या हमें फ़ायदा हो गया, हमें अगर इसकी शेयर प्राइस अगर घट जाती है तो हमें तो घाटा हो गया ना, क्योंकि 1800 रुपये में खरीदा है और मान लो 1500 हो गया और 1500 में बेचा, यानी 1800 रुपये गए और 1500 रुपये आया, तो हमें नेट क्या हुआ, हमें घाटा ही हो गया। तो 1800 माइनस एक्स, ये क्या हुआ हमारा आउटफ्लो। इनफ्लो देखो, इनफ्लो तो पता ही है कि अगर ये कितना हुआ, हमने 1500 बोला था तो ये 1500 हो गया, तो 1950 में बेचा यानी आउटफ्लो, इनफ्लो हुआ, और 1500 का आउटफ्लो हो गया, यानी कितना हुआ इनफ्लो, यानी आउटफ्लो हुआ 1800 माइनस एक्स का, और 1950 माइनस एक्स का क्या हुआ, इनफ्लो। एक्स से एक्स कट जाएगा तो हमारा नेट कितना बचेगा, हमारा नेट गेन जो इन्वेस्टर, ग्रॉस गेन, नेट नहीं ग्रॉस, तो ग्रॉस गेन जो इन्वेस्टर को आएगा वो कितना आएगा, 150 रुपये का आ गया, क्योंकि ऐसे एक्स तो कट गया और 1950 माइनस 1800 करोगे तो 150 रुपये का ग्रॉस गेन आ गया। बट ये इन्वेस्टर को जो ये ग्रॉस गेन आया उसमें से 108 रुपया ये
प्रॉफिट जो है किसके साथ शेयर करेगा, बैंक के साथ शेयर करेगा एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में शेयर कर देगा। यानी इतना आया उसमें से इसने इतना इंटरेस्ट पे कर दिया और इतना फिर इसको इन्वेस्टर को किया, नेट गेन आ गया। देखो 42 रुपया वही आ रहा है ना, इधर भी नेट गेन आ गया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर इसको तो शेयर 300 रुपये मिले थे, इसको बाय करना था और फिर रिपेमेंट भी करनी थी। प्रिंसिपल अमाउंट की तो कोई रिपेमेंट हुई नहीं, इंटरेस्ट की तो रिपेमेंट आपने करवा दी, प्रिंसिपल की रिपेमेंट तो कोई नहीं करवाई। देखो हमने प्रिंसिपल की रिपेमेंट भी करवा दी लेकिन आपको पता नहीं चला। देखो एक्चुअल में जो आउटफ्लो कैश फ्लो हो रहा है पीरियड के एंड में वो इन तीनों से हो रहा है ना। इस अमाउंट पे हमने क्या किया, एक्स अमाउंट पे हमने क्या किया, एक्स अमाउंट पे हमने शेयर को क्या किया, बेच दिया। ये एक्स अमाउंट पे शेयर को बेच दिया। फिर इस अमाउंट इस पीरियड में क्या किया, 1950 पे हमने शेयर फ्यूचर को बेचा। यानी ये दो क्या हुआ, ये दो हमारा इनफ्लो हो गया और इस पे हमने शेयर को वापस खरीद करके उसकी डिलीवरी जो भी कस्टमर था उसके दे दिया हमने। यानी इतने अमाउंट का क्या हो गया, इतने अमाउंट का आउटफ्लो हो गया। तो एक्स में से एक्स करके हमारे पास कितना बच गया, 1950 बच गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट की हमें रिपेमेंट भी करनी थी। प्रिंसिपल अमाउंट है कितना, 1800 रुपये का। तो देखो हमने 1800 यहाँ पे लिया तो है, कंसिडर किया तो है ना 1800 अमाउंट, तो प्रिंसिपल लेस किया तो 150 आया, तो फिर 150 में से हमने इंटरेस्ट भी कर दिया। तो हमारे कितना बचा, हमारे नेट गेन इन्वेस्टर को बचा 42 रुपये का। ठीक है, और यही चीज़ें देखो अगर आप, ये तो एक्स है, अगर इसको कंसिडर नहीं भी करोगे, सिर्फ जो टाइम जीरो पे जो चीज़ें हो रही है अगर उसको भी कंसिडर करोगे तो भी आपका सेम आ जाएगा। 150 रुपये का आपका ग्रॉस गेन आ जाएगा, ग्रॉस गेन में से इंटरेस्ट माइनस कर देना, इस पीरियड का जो भी इंटरेस्ट गेन होगा और आपका नेट गेन आ जाएगा। तो क्योंकि एक्स तो बराबर ही है ना, चाहे इसको कंसिडर ना करो या करो तो क्या फ़र्क तो पड़ने वाला ही नहीं है। तो चाहे ये वाली कैलकुलेशन देखो, ये वाली दोनों सेम ही होगी, है ना। लेकिन हमें एग्जाम में किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, इस तरीके से करना है प्रेजेंट। टाइम जीरो इक्वल टू टाइम 3। जो फर्स्ट मेथड जो सेकंड मेथड है वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए होता है, पर आपको इस तरीके से करना है। एग्जाम में आपको ये दो मेथड लिख के नहीं आने, एग्जाम में आपको यही वाला मेथड लिख कर आना है। ठीक है, तो टाइम जीरो पे क्या करेगा, ये बोरो करेगा 1800 रुपया और उसका क्या करेगा, स्टॉक बाय कर लेगा। यानी इनफ्लो हुआ और इधर आउटफ्लो हो गया, तो नेट कैश फ्लो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर 3 महीना, ये 6 महीना, 6 महीना ना, तो 6 महीने का पीरियड यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, 3 महीना 6 महीने का हुआ। 6 महीने में क्या करेगा, जितनी भी पोजीशन यहाँ पे इसकी ओपन थी सबको क्लोज करेगा। यानी बोरो किया तो रिपे करेगा। अब रिपे कितना करेगा, रिपेमेंट की थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कितनी आ रही थी 1908, और इंटरेस्ट रेट भी तो वैसा ही है, इंटरेस्ट रेट भी तो इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। ये देखो बस इधर स्पॉट वैल्यू की जगह अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू डाल दो तो 1800 1 + R × T, तो प्रिंसिपल टोटल जो रिपेमेंट अमाउंट वो भी इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो प्रिंसिपल की आपने रिपेमेंट कितनी करी, वही थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस जितनी कैलकुलेट होगी तो अमाउंट तो सेम ही होगा। तो 1908 रुपये की हमने रिपेमेंट कर दी। फिर 6 महीने के एंड पे हमने क्या किया, हमने स्टॉक भी तो अपना सेल किया ना। ये देखो हमने यहाँ पे अपना स्टॉक सेल भी तो किया है, ये स्टॉक सेल किया और इतना अमाउंट का बाय किया है, इतने ही अमाउंट का बाय किया, तो इतने अमाउंट का हमने सेल किया। और फ्यूचर सेटलमेंट में क्या किया, इतने का हमने हमारा इनफ्लो हुआ कि फ्यूचर सेल किया और इतने का ही हमने जो है शेयर बाय करके हमने डिलीवरी दे दी। यानी नेट अमाउंट फ्यूचर में हमारा कितना हुआ, इतना हुआ। अब इसको सॉल्व करो, ये आउटफ्लो है, ये सारा इनफ्लो है। इनफ्लो कैसे, स्टॉक बेचोगे तो इनफ्लो होगा ही होगा, और फ्यूचर बेचोगे तो भी इनफ्लो होगा, और ये आउटफ्लो है तो उसमें ऑलरेडी हमने -x कर ही दिया। यानी ये पूरी फिगर क्या इनफ्लो हो गई। तो ये दोनों प्लस और ये माइनस, तो x तो वैसे ही कट गया। तो 1950 - 1908 तो क्या 42 क्या हुआ, नेट गेन फ्यूचर इन्वेस्टर का आ गया। सिंपल सा सवाल है।